स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hi guys, my name is Divakar Bothra. Today, as you can see, I'm here to discuss the issue of marital rapes. In India, out of 10, 3 women have largely faced issue of sexual harassments or violence. 80% of the women reported and surveyed opined that their husbands were largely the perpetrators of violence, and roughly around 10% of the women opined their previous husbands were largely the people who largely sexually exploited them after their marital breakdowns. The rape is a serious issue in the entire world. It not only reflects the patriarchal values present in the society, but it is also an instrument to keep the woman subordinate in societies. Starting from Plato to APJ Kalam sir, opined that family is the place where the biggest changes needs to be made, as only when the family largely moves, the society largely moves. And at such places, if the family largely is the place of violence, then society cannot largely be devoid of violence present in it. तो अगर फैमिली में वायलेंस होता है तो सोसाइटी में वायलेंस होना अनिवार्य हो जाएगा, या फिर हमारे पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं बचती कि सोसाइटी से वायलेंस हटा दिया जाए जब तक फैमिली से वायलेंस हटाया नहीं जा सके। रेप इज अ रेप वेदर इट टेक्स प्लेस विद इन द मैरिज और आउटसाइड द मैरिज। रेप चाहे मैरिज के अंदर हो या मैरिज के बाहर हो, वो रेप होता है। लेकिन अगर हम लीगली इस इशू को देखें तो इंडिया के अंदर कुछ हर्डल्स है, कुछ इश्यूज है जो रेप को भी क्लासिफाई करती है कि शादी से बाहर जो रेप होता है, फोर्स्ड यूज एंड फोर्सिंग अ वुमन टू लार्जली इनटू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसे रेप माना जाता है। लेकिन एक हस्बैंड सेम चीज अगर अपनी वाइफ के साथ करता है तो वो टेक्निकली वो रेप के डेफिनेशन के नीचे नहीं आता। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, फोर्थ कमिंग 50th आई बिलीव, उन्होंने एक जजमेंट दिया जहां पे बताया कि कैसे रेप को उस एक्सेप्शन से बाहर निकाला जाए, मैरिटल रेप्स को, और उसे नॉर्मल रेप के जैसे ट्रीट किया जाए। ये एक बहुत ही सराहनीय इंसिडेंट है या फिर जजमेंट है जो शायद बहुत सारी ऐसी अपनी वुमेन्स है इंडिया के अंदर जिन्हें शायद प्रोटेक्शन दे पाएगी और वो शायद अपने हस्बैंड्स या फिर जो वायलेटर्स है उनको पनिशमेंट दिला सके। इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक डिबेट ये है, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज किया जाए या नहीं किया जाए? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो पेपर 1 के अंदर सोशल इश्यूज आते हैं आपके, वहां पे फैमिली भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हो सकता है कि शायद अगले साल ये मैरिटल रेप के ऊपर कुछ कनेक्टेड क्वेश्चंस या इश्यूज आए। इंडिया में वुमेन वायलेंस भी बहुत है और उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन वायलेंस जो लोग जान पहचान वाले हैं वो करते हैं। इसके भी पुख्ता फैक्ट है हमारे पास, चाहे वो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हो या उससे पहले की बहुत सारी और सर्वेस कंडक्ट किए गए हों, चाहे वो एनसीआरबी से या फिर किसी और मिनिस्ट्री से। तो अब आज देखते हैं कि मैरिटल रेप्स के अंदर इश्यूज क्या आती है, इसकी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग क्या रही, किन किन लोगों के क्या क्या ओपिनियन रहे। मैक्यूले के टाइम से ये एक्सेप्शन चला आ रहा है जो हमारे आईपीसी के अंदर है, सीआरपीसी के अंदर है, और इस पॉइंट को हमें पूरे डिटेल में डिस्कस करना है कि एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट होता है, क्यों स्टार्ट होता है, और आज ये 2022 में क्या डिसीजन आया 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने, और इस चेंजेस होने के कारण क्या थे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मैरिटल रेप अनहोली मैरिज माना जा सकता है या स्टैम्प पेपर सेक्स माना जा सकता है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक आर्टिकल में पढ़ा था। तो टेक्निकली दिस लाइन कुड बी यूज्ड कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए तो एक स्टैम्प पेपर सेक्स होगा जहां पे हस्बैंड को हर बार परमिशन लेनी पड़ेगी टू एस्टैब्लिश सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हिज ओन वाइफ, बिकॉज देयर आर चांसेस कि अगर वो क्रिमिनलाइज किया जाए तो टुमारो दैट हस्बैंड कुड बी चार्ज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ रेप, और अगर नहीं किया जाता है तो शायद उसे एक अनहोली मैरिज माना जाएगा, सीक्रेट मैरिज नहीं, जहां पे वुमेन्स डिस्क्रिमिनेट की जाती है, जहां पे वुमेन्स विक्टिम बनती है उस मैरिज की।
तो दोनों तरफ इफ एंड बट्स है, दोनों तरफ अपने ओपिनियंस है। इसका कोई मिडिल पाथ है कि नहीं, उस चीज को थोड़ा सा आज देखते हैं। क्या सॉल्यूशंस है, क्या इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए वो सॉल्यूशन है, या फिर बिना क्रिमिनलाइजेशन के भी सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इसके अंदर चैलेंजेस आता है। तो देखते हैं मीनिंग क्या होता है रेप का। सबसे पहले अगर आप रेप का मीनिंग देखें, रेप क्लियरली डिफाइंड है, रेफर्स टू फोर्सिंग और मैनिपुलेटिंग अनदर पर्सन इनटू अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। न तो यहाँ पे मेन और वुमेन मेंशन्ड है, इट्स सो जेंडर न्यूट्रल कि यू आर फोर्सिंग समवन इनटू अ सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हिच इज अनवांटेड। और मैरिटल रेप के अंदर देखें तो इन अ सिंपल टर्म्स मैरिटल रेप रेफर्स टू रेप इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और a marriage where intimate it is also called as intimate partner violence। तो वो रेप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जो हो रहा है या फिर एक मैरिज के अंदर जो हो रहा है उसे एक मैरिटल रेप का दर्जा दिया जा सकता है। अगर हम पोजीशन देखें लीगल या लॉ के अंदर क्या स्टैंडिंग है, लॉ के अंदर एज ऑफ नाउ मैरिटल रेप्स एक एक्सेप्शन के अंदर आता है, सेक्शन 2 एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। आईपीसी के अंदर क्लियरली एक एक्सेप्शन है ये, जहां पे ये माना जाता है कि इस एनी फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स टेकिंग प्लेस विद इन द मैरिज वुड नॉट बी कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेप। दैट इज, ये एक्सेप्शन का मतलब क्या है? एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी सेज that it defines the rape. First of all, it says sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 15 years of age is not a rape। अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया, है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, अब उसे 18 कर दिया गया है। बट अगर ओरिजिनली देखें तो कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज ओन वाइफ वुड नॉट बी कमिंग अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। तो क्लियर कट उसे एक बाहर रखा गया है रेप की डेफिनेशन से। और इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हस्बैंड इफ ही लार्जली गोज फॉर अ फोर्स्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ, देन द वाइफ कैन नॉट लार्जली चार्ज हस्बैंड फॉर ए रेप बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन 2। आगे बढ़े, एग्जैक्टली टाइमलाइन अभी रिसेंट में क्या रही मैरिटल रेप से अगर स्टार्ट करूं तो लॉर्ड मैक्यूले के टाइम से ये स्टार्ट एक्सेप्शन हुआ था। और मैक्यूले मानते थे कि ये शायद एक्सेप्शन जरूरी है बिकॉज टू प्रोटेक्ट द कॉन्जुगल राइट्स ऑफ अ हस्बैंड। उनका ये मानना था कि हस्बैंड के जो कॉन्जुगल या मैरिज के अंदर राइट्स होते हैं टू लार्जली रिसीव सेक्स फ्रॉम हिज वाइफ, तो वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैरिटल रेप का एक एक्सेप्शन होना जरूरी है। लेकिन मैकेले साहब का टाइम 1860s का था, वो अलग टाइम था। शायद आज चीजें बहुत अलग तरीके से चेंज हुई है, डिफरेंट वेज ऑफ इक्वालिटीज, डिबेट, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और ऐसी चीजें डेवलप हुई, मैरिज की अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई, तो शायद ये आज जस्टिफाइड नहीं लगेगा। तो 1839 के अंदर मैक्यूले ने क्लियरली बोला कि ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड के कॉन्जुगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके आगे बढ़े तो 2000 के अंदर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि मैरिटल रेप का एक्सेप्शन बरकरार रखना चाहिए, इसको हटाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैरिटल रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेगा और अगर हम ये हटाते हैं तो एक्सेसिव इंटरफेरेंस होगा स्टेट का मैरिटल रिलेशनशिप्स के अंदर। लेकिन 2012 में जब निर्भया केस हुआ, निर्भया रेप केस इन दिल्ली, उसके बाद जो कमेटी बनाई गई जेएस वर्मा कमेटी, उन्होंने बोला कि इस एक्सेप्शन को हटा देना चाहिए, कि दे फेवर्ड कि एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी शुड बी रिमूव्ड और रेप, मैरिटल रेप को भी रेप ही माना जाना चाहिए। बट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया और ये इसके कारण अभी भी एक्सेप्शन 2 आपके आईपीसी 3 सेक्शन 375 के अंदर है। लेकिन एक वर्मा कमेटी ऐसी थी बहुत टाइम के बाद जिन्होंने क्लियरली बोला कि ये शायद मैरिटल रेप्स को भी क्रिमिनलाइज करने की आवश्यकता है आज। इससे आगे बढ़े, 2015 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट दिया कि इट शुड नॉट बी अप्लाइड टू मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैरिज इज सेक्रेड इन इंडिया
और सेक्रेड के बेसिस पे इसको क्रिमिनलाइज नहीं करना, इसको लॉ तक नहीं लेके जाना, ये पर्सनल अफेयर है उन लोगों का। मैरिज इज सेक्रेट इन इंडिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स अगर ये बोल रहा है आज के 2015 के जमाने के अंदर, तो शायद उनको थोड़ी सी शिक्षा की जरूरत है कि टेक्निकली आज फिर वो सेक्युलरिज्म वाला कॉन्सेप्ट वायलेट हो रहा है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सो टेक्निकली शायद मैं बोलूं तो चलेगा, आप बोलो तो चलेगा, बट such a people largely saying marriage is a sacred largely reflects the patriarchal values present in the Indian societies. Yes, sacred है marriage, but does that give right to violate one's dignity? Sacred ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक टाइम आ चुका है हमको क्लियरली एक्सेप्ट करना है दोनों में से एक चीज को, तो किसको एक्सेप्ट करोगे आप? सो टेक्निकली यहां पे शायद मिनिस्टर ने सीक्रेट को एक्सेप्ट किया, ना कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21 को एक्सेप्ट किया। तो अगर ये देखें तो शायद बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव ओपिनियन था इनका, हो सकता है इनका पॉइंट मैं एक्सेप्ट करता हूं, बिकॉज शायद इनकी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज रहती है जहां पे दे आर लार्जली फोर्स्ड एंड बाउंड टू से सर्टेन स्टेटमेंट्स। वैसे ही 2017 में मैं जाऊं तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये एक अलग कंटेक्स्ट है, जो मैंने बताया 15 साल को 18 साल कर दिया। रेप की डेफिनेशन में पहले 15 साल was the एज ऑफ वाइफ, अब उन्होंने बोला कि ये 18 साल होगी ताकि एज ऑफ कंसर्न जो एक्ट है उसके इक्वल कर दिया जाए। तो इन्होंने मैरिटल रेप पे कुछ नहीं बोला इधर, बस ये बोला कि 15 साल तक नहीं है, 15 साल के ऊपर तक नहीं है, 18 साल होनी चाहिए, 18 साल शुड बी द एज ऑफ वाइफ। बट मैरिटल रेप्स पे वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में। अब एक और सिग्निफिकेंट जजमेंट 2021 में केरला हाई कोर्ट ने दिया, शायद इसीलिए हम और आप केरला एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन केरला, मे बी आई एम नॉट जस्ट कनेक्टिंग योर हाई कोर्ट जजमेंट विद द एजुकेशन, बट ऐसी चीजें शायद केरला में क्यों हो रही है, शायद हमें बैठ के सोचना चाहिए इसके ऊपर। 2021 में केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि मैरिटल रेप अगर हुआ है तो वो क्रिमिनलाइजेशन पे नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है इट्स अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। इसके बेसिस पे वाइफ डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। तो टेक्निकली एक शुरुआत हुई वहां पे, जहां पे हम देखते हैं कि एक मैरिटल रेप को कंसीडरेशन में लिया गया और डाइवोर्स का एक वैलिड ग्राउंड माना गया। और देखते ही देखते दिल्ली हाई कोर्ट 2022 में एक स्प्लिट जजमेंट देता है, जहां पे एक जस्टिस शिकदर राजीव शेखदर क्लियरली सेज कि मैरिटल रेप्स को एक्सेप्शन 2 को हटाना जरूरी है बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 15, 14 एंड 21। लेकिन ये जजमेंट अगर फाइनल देखा जाए तो यस फेवर में था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना है, बट एक जस्टिस थे जहां पे स्प्लिट डिसीजन आया जो मानते हैं कि टेक्निकली दिस वायलेट्स द वेरी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वुमन हु इज इनटू अ मैरिज रिलेशनशिप। अब सितंबर 30, 2022 में चंद्रचूड़ सर ने एक जजमेंट दिया कि सेक्सुअल असॉल्ट बाय अ मैन ऑन हिज वाइफ कैन टेक अ फॉर्म ऑफ रेप। तो अब शायद एक शुरुआत है कि अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है या हाई कोर्ट के पास जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, टेक्निकली ये जजमेंट शायद आगे यूज किया जा सकता है, एक टिप्पणी यूज की जा सकती है कि कैसे धीरे धीरे शायद मैरिटल रेप एक रेप के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जा सकता है। अब ये स्टैंड क्यों लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये स्टैंड लेना, इतनी सारी चीजों के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिजेक्ट कर देते हैं, लॉ कमीशन रिजेक्ट कर देता है, मैक्यूले ने एक टाइम पे रिजेक्ट कर दिया, बाकी सारे कोर्ट साइलेंट है इस चीज के ऊपर। ऐसा क्या हुआ सडनली? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफिकेशन दी उस टिप्पणी के अंदर कि बहुत सारी वुमेन्स है जो फोर्स प्रेगनेंसी का शिकार हो जाती है इस मैरिटल रेप के कारण। बहुत सारी वुमेन्स है जहां पे ये माना जाता है कि सिर्फ स्ट्रेंजर्स ही रेप कर सकते हैं, हस्बैंड नहीं कर सकते। ये मिसकंसेप्शन हटाना पड़ेगा क्योंकि 80% से ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस अपने नॉन पर्सन से होता है। मान लिया हस्बैंड ही नहीं है नॉन, और भी होते हैं, बट हस्बैंड्स भी डेफिनेटली एक होता है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का फैक्ट मैंने आपको बताया। MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये भी न्यूज में रह चुका है अबॉर्शन के लिए, तो बी वेरी श्योर एक वीडियो बनाया मैंने अबॉर्शन पे, इफ यू वांट यू कैन जस्ट सी दैट वीडियो एज वेल। कि MTP एक्ट 1971 recognizes a husband's act of sexual assault or forced intercourse as rape। अब पॉइंट समझो, कॉन्ट्रडिक्शंस कहां पे आता है। IPC बोलता है रेप नहीं है वो,
और एमटीपी एक्ट बोलता है कि नहीं, दैट इज इक्विवेलेंट टू रेप, कि अगर अपने वाइफ के साथ फोर्स इंटरकोर्स होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू। तो दो लॉ दो तरीके से लेके चल रही है चीजों को। तो अब टेक्निकली प्रॉब्लम ये है कि यहां पे एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो अब डिबेट ये आती है, क्या मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए या नहीं किया जाए। कुछ फैक्ट पहले समझने जरूरी है, क्योंकि मैंने हमेशा अपने लेक्चर में बोला है, बिना फैक्ट के स्टोरीज है, स्टोरीज से मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे अभी तुम्हें कितना ही सुकून मिल जाए वो स्टोरी समझ के या सुन के। अच्छी फैक्चुअल चीजें, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, बाकी सब इस दुनिया में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ मिथ्या। तो देयर इज नो पॉइंट जस्ट रीडिंग एंड स्टडिंग समथिंग व्हिच यू फील गुड। यू शुड हैव क्लियर फैक्ट एंड एविडेंसेस टू बैक योर आंसर्स। अपने आंसर्स को तथ्यों के साथ जस्टिफाई करो, तब मार्क्स देगा यूपीएससी। इंटेलेक्चुअल ट्रेड चाहिए उसे, एक रॉटन लर्निंग नहीं चाहिए। अब फैक्ट्स दे देता हूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जिसका अभी एक सैंपल डेटा ही बाहर आया, पूरा डेटा बाहर नहीं है, बोलता है कि कैसे वायलेंस फ्रॉम स्पॉसेस फेस करते हैं वुमेन्स मैरिड बिटवीन 15 टू 49, कि कैसे हस्बैंड्स 80% वुमेन्स बोलती है और प्रीवियस हस्बैंड्स 9% वुमेन्स बोलती है, रफली 10% कि वो वायलेंस का शिकार हो चुकी है इनकी। अगर ये फैक्ट देखें तो ये तो क्लियरली एविडेंट हो जाता है कि मैरिटल रेप एग्जिस्ट तो करता है सोसाइटी में, बस रिकॉग्नाइज नहीं है अभी तक। तो क्या इसको रिकॉग्नाइज किया जाए? शुड इट बी क्रिमिनलाइज्ड? क्या मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए या नहीं किया जाए? यस, अगर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड में देखें या दिल्ली हाई कोर्ट का स्टैंड देखें एक पर्टिकुलर जस्टिस का, तो क्लियरली just making a distinction between married and unmarried women and discriminating them that one is raped and other is not raped despite the same incident taking place with them। सेम ही चीज के बेसिस पे दोनों सेम चीज की शिकार है, लेकिन एक को आप रेप से इक्वेट कर दो और एक को नहीं करो, तो शायद वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 वायलेट करता है। मैं नहीं बोलता, सुप्रीम कोर्ट, केरला और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों मानती है इस चीज को। आगे अगर जाएं तो क्रिमिनलाइज करने का हमारे पास बहुत बड़ा पुख्ता रीजन है लीगल बेसिस पे, कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लेके जाए। बट प्रॉब्लम ये आती है, अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर भी दिया जाए तो चैलेंजेस क्या आएंगे, कैसे एस्टैब्लिश करेंगे हम कि वो रेप है? बिकॉज एक हस्बैंड और वाइफ में एक रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैसे आप एस्टैब्लिश करोगे? हो सकता है डॉरी के जैसे वुमेन्स इस लॉ को भी वायलेट करे और लार्जली पनिश देयर रेस्पेक्टिव हस्बैंड्स बिकॉज ऑफ सर्टेन मॉनेटरी इश्यूज, मटेरियल इश्यूज और लैक ऑफ एडजस्टमेंट इश्यूज। तो इस चीज को कैसे ध्यान में रखा जाएगा? क्यों? लॉ का हमेशा एक गोल रहता है कि एक क्रिमिनल चाहे छूट जाए लेकिन एक ऑनेस्ट आदमी को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। सो अगर इस तरीके से देखा जाए तो डॉरी बहुत मिसयूज हुआ है, इंडिया के अंदर पुख्ता रिकॉर्ड्स है उस चीजों के। सुप्रीम कोर्ट बोलती है द लॉ ऑफ डॉरी शुड हैव बीन यूज्ड एज अ शील्ड, इट हैज बीन यूज्ड लाइक अ वेपन बाय वुमेन्स। लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने यूज किया है, जबकि वो लॉ दिया गया था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। शायद इस बेसिस पे इधर एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा मिसयूज का। दूसरी चीज, जब लोग साथ में रहते हैं तो ये मिसयूज भी होगा और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन भी होगा और इंस्टीट्यूशन के मैरिज को हैम्पर भी करेगा। तो यस, जितना बड़ा इशू हमें इसको क्रिमिनलाइज करने का सपोर्टिंग में मिलता है, उतना ही बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि शायद इसे क्रिमिनलाइज नहीं किया जाए। बट अब पॉइंट ये नहीं है कि इसे क्रिमिनलाइज किया जाए कि नहीं। अरे सर क्या बात कर रहे हो, यही तो पॉइंट है, दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। एक पॉइंट अच्छे से समझो, मैरिटल रेप हो ही क्यों? हम क्या ये लॉ बनाना चाहते हैं कि आप करोगे हम पनिश करेंगे? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि मैरिटल रेप ही नहीं हो टेक्निकली? Why we are always concerned with the end results? Why we are not in a position to create such a aspects which can prohibit the marital rape itself? इंडिया में ओवरऑल व्यूज में हमेशा ये इशू रही है कि हर सोशल इशू को हमने लीगल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। पॉवर्टी को लीगल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, मैरिटल रेप को भी कर रहे हैं, डॉरी को भी कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज को भी कर रहे हैं, अबॉर्शन को भी कर रहे हैं। टेक्निकली अंडरस्टैंड नहीं करते कि सोसाइटी के अंदर कुछ फैब्रिक्स है, कुछ आइडियोलॉजीज है, जब तक वो नहीं बदलेगी तब तक शायद वो लॉ से चेंज नहीं आएगा। लॉ हीनियस क्राइम्स बनाया आपने, हीनियस सजा देते हो और रेप के ऊपर, क्या रेप रुक गए? एनसीआरबी का डेटा तो अदरवाइज बोलता है। सो टेक्निकली मुद्दा ये होना चाहिए
कि इस चीज को खत्म कैसे किया जाए, ना कि इस चीज को पनिश कैसे किया जाए। सो अल्टीमेटली लीगल क्रिमिनलाइज करने से इसके ऊपर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, और नहीं करने से शायद वुमेन्स विक्टिम हो रही है। तो क्या कोई मिडिल पाथ है जिसके बेसिस पे हम ये मैरिटल रेप्स की इशू को टैकल कर सकते हैं? है। वो मिडिल पाथ क्या है? मिडिल पाथ ये है कि अगर वुमेन्स अवेयर है, वुमेन्स एजुकेटेड है, वुमेन एम्पावर्ड है, तो टेक्निकली शायद वुमेन वुड नॉट इवन बिकम द विक्टिम्स ऑफ मैरिटल रेप एट फर्स्ट प्लेस। मान लिया सर ये सॉल्यूशन तो है लेकिन लॉन्ग टर्म है, तो टेक्निकली शॉर्ट टर्म के गेन्स के लिए हमें कुछ प्रोविजंस लगाने हैं, लॉन्ग टर्म में हमारा गोल कहीं और होना चाहिए। तो डिबेट शुड नॉट बी एट क्रिमिनलाइजिंग और नॉट टू क्रिमिनलाइज, डिबेट शुड बी लार्जली empowering the women, and because if the women are technically empowered, only then the possibility would be there that the aspects like that of child marriage, marital abuse etc could be better taken care of। तब शायद बेहतर हो सकती है चीजें, ना कि इस कंटेक्स्ट के अंदर हम लीगलाइज करके शायद कुछ लोगों को पनिश करवा दें जो शायद ऑनेस्ट थे, जो शायद कल्प्रिट नहीं थे। तो एक मिडिल पाथ जो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ, पनिशमेंट डोमेस्टिक वायलेंस के नीचे दे सकते हो आप फिलहाल, मान लिया वो रेप से इक्वेट नहीं होगा, लेकिन पनिश तो कर सकते हैं हम सेक्सुअल हरासमेंट्स के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006। और सेकंड, हमें मिडिल पाथ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद बोल के गए हैं, लॉ कैन ब्रिंग चेंज बट कैन नॉट ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। और राइट नाउ व्हाट वुमेन्स रिक्वायर इज ट्रांसफॉर्मेशंस, दैट विच लार्जली रिक्वायर्स टू थिंग्स। तो हमें दो चीजें करनी है अभी इस चीज को टैकल करने के लिए। ऑन वन हैंड वी शुड एंश्योर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, and on the other hand we should try to largely bring behavioral change in the mindset of men, where it means no means no, ना का मतलब ना है, whether it is wife or not a wife। सर ये बहुत यूटोपियन नहीं लगता है कि इतना टाइम लग जाएगा? स्वच्छ भारत से कितना टाइम लगा हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज आने के लिए? ऐसे लिखे जाते हैं आंसर ताकि आपका जस्टिफिकेशन भी रहे आंसर में। फॉर एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत हैज बॉट ए ट्रमेंडस चेंज इन द माइंडसेट एज फार एज द सैनिटेशन एंड हाइजीन इज कंसर्न। आज कार से कोई एक पेपर गिरा रहा है बाहर तो वो 5 बार आसपास देख के गिराता है कि कोई देख नहीं ले। क्यों? इतना इंकलकेट कर दिया गया। 36% ऑफ द बजट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इज लार्जली ऑन एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जहां पे रिसेंट फैक्ट आया था कि 70% बजट वहां पे। तो अच्छा है, क्यों? उससे अवेयरनेस आएगी और माइंडसेट चेंज होगा। अवेयरनेस और माइंडसेट आ गई तो टॉयलेट बिल्डिंग प्रोसेस इज द अल्टीमेट एंड रिजल्ट। टॉयलेट बिल्ड करने से स्वच्छ नहीं होगा भारत, स्वच्छता की आइडियोलॉजी देने से स्वच्छ होता है भारत। सो मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर, द गोल मे बी बिट लॉन्ग टर्म बट स्वच्छ भारत अभियान indicates that behavioral change brings the ultimate results। So right now what we require is protection to the women should be given, which is possible under Domestic Violence Act right now, but over a long term, generation of awareness about marital rapes, raising voice, empowering women and changing the behavioral aspects of men is where the ultimate solution of any woman violence lies, whether it is rape or marital rape। So ultimately you should focus in your answers कि behavioral change शायद ज्यादा important है rather than the changes like superficial legal formations। So ultimately अगर देखें, panacea for marital rape is behavioral change, and law would only have limited impact, but also would be open to manipulations or misuse। और misuse भी अगर उतना ही हो रहा है तो शायद फिर हम अपने किसी ना किसी व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हैप्पी स्टडिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।